नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव सक्सेना मंथन क्लास अलीगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक प्रकार होंगे। क्लास 9 एसएसटी की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, पीपल एज ए रिसोर्सेज। टॉपिक जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड और वांट, यानी कि कोई भी ऐसा संसाधन जिससे हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल से आपकी क्या ज़रूरत पूरी होती है? आप किसी से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप है, आप अपना ज़रूरी काम, असाइनमेंट्स हैं या ऑफिशियल वर्क है वो कर सकते हैं, तो ये आपका रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। अब रिसोर्स होते कितने प्रकार के हैं? ये बेसिकली हमने तीन इसको टाइप्स में बांटा है। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और तीसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आपको वो होते हैं जो आपको प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि जो आपको प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सेज है उसको यूजफुल कन्वर्ट किया जाए, उसको आप ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके पीछे जो ह्यूमन आप पे काम कर रहे हैं उसका, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके होंगे। इनकी डेफिनेशंस क्या होंगी आइए वो देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, people use natural resources to make building, bridges, roads, machinery, vehicle, etc. They are made by man for various uses and human made resources. और human resource क्या होता है? It refer to a number, quantity and ability, mental and physical of the people. Importance of human resources: when the population of a country is given education, training and medical facility, that it became human capital. यानी कि यदि आपकी जो पॉपुलेशन है, आपके देश में जो जनसंख्या रहती है, यदि हम उसको प्रॉपर एजुकेशन दें, ट्रेनिंग दें, मेडिकल फैसिलिटी दें, तो आपके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ह्यूमन कैपिटल आपका बढ़ता है देश का, तो आपका देश की इनकम भी बढ़ेगी। और देश की इनकम को नापने का जो हमारा रिसोर्स है वो है आपका जीएनपी, जिसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक जीडीपी होता है, एक जीएनपी होता है। जीएनपी आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और आपका जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि जब आप किसी को एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा। ह्यूमन कैपिटल जो आपका होगा वो क्वालिटी वाइज होगा, और डेफिनेटली जब वो क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी तो आप देश की इकोनॉमी में सपोर्ट कर पाएंगे और आपकी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज: socially also gain indirectly because the advantage of more educated or a healthier population spread to those who themselves were not directly educated or given healthcare, improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known human resource development. HRD Ministry was created in 1985 to improve people's skill. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री होती है हमारे देश में, और एचआरडी मिनिस्ट्री 1985 में स्टार्ट की गई थी लोगों की स्किल्स सुधारने के लिए। अब हमारे देश में एजुकेशन और आपका हेल्थ केयर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके लिए आपके चैप्टर में दो छोटी छोटी कहानियाँ दे रखी है। उस कहानी का आप सारांश या उसका मॉरल ऑफ स्टोरी समझेंगे तब आप उसको जान पाएंगे कि इन दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है देश के किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पहली स्टोरी है शकल की, स्टोरी ऑफ शकल। शकल जो होते, देयर वाज टू फ्रेंड्स, विलास एंड शकल, लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। यानी कि सीमापुर में दो दोस्त रहते हैं, विलास और शकल। शकल वाज ए 20-year-old बॉय, हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड। उसके पिताजी बूटा जो होते हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, मदर जो होती है वो घर के काम देखती है। शकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, शकल अपने मम्मी का हाथ बटाता है घर के कामों में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। जो उसके छोटे भाई जीतू और बहन सीतू होता है वो उनका भी ध्यान रखता है।
हिज अंकल श्याम हैड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके चाचा जी हैं श्याम, जिन्होंने हाई की परीक्षा दी हुई है, लेकिन वो अभी घर पर बैठे क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिला। बूटा और शीला वर ईगर टू टीच शकल। उसके माता पिता जो होते हैं वो अपने बेटे को शकल को पढ़ाने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच सून ज्वाइन, मतलब वो गांव के स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अपना हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम भी दे देता है। उसके पापा चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे और जिसके लिए वो लोन लेते हैं और वोकेशनल कोर्स कराते हैं कंप्यूटर का। शकलवाज मेट्रियस एंड इंक्रीज द स्टडीज स्कूल फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि वो शुरू से होशियार था और इसी होशियार की वजह से उसकी जॉब भी लग जाती है और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है जो कंपनी की सेल बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है और मदद करता है। तो उसका बॉस उस पर काफ़ी खुश हो जाता है और उसको अवार्ड और प्रमोशन देता है। दूसरी कहानी है विलास की। विलास एक 11 ईयर ओल्ड बॉय उसी गांव में रहता है शकल के। उसके फादर महेश जो होते हैं वो फिशरमैन होते हैं, यानी कि मछली पकड़ने का काम करते हैं। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर। जब वो केवल 2 साल का होता है तो उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। हिज मदर गीता सोल्ड फिश एंड अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली। उसकी माता जो गीता है वो ये काम करती है और मुश्किल से 150 रुपये पर डे वो कमा पाती है। विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विलास को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। His mother could not afford to take him to doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाती है और उसको पढ़ा भी नहीं पाती है और इवन वह खुद भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। He helped his mother cooking and also look after younger brother मोहन। वो अपनी मदर की खाना पकाने में मदद करता है। छोटा भाई मोहन होता है, उसको देखभाल करता है। After some time his mother fell sick and there was no look after her. There was no one in family to support them. Vilas too forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a mere income. यानी कि उसकी माता जी भी बीमार हो जाती है तो उसके बाद उसको वो सारा काम करना पड़ता है और उस गांव में उसको रहकर ये मछली बेचने वाला व्यापार करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं शकल की स्टोरी में जहाँ वो एजुकेटेड हुआ तो उसने अपना सोशल लाइफ को बढ़ाया और अपना उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की और देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया और वो हेल्थ में भी फिट था। दूसरी तरफ जहाँ विलास होता है वो पढ़ा लिखा नहीं था, हेल्थ केयर में भी उसकी हेल्थ भी फिट नहीं थी, तो वो पीछे चलता गया और डाउनवर्ड वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। तो इस स्टोरी से आपको समझाने का मतलब ये था कि हेल्थ केयर एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपकी खेती हो गई, माइनिंग हो गई, आपकी फिशिंग हो गई, हंटिंग हो गई, ये सब चीज़ें आपकी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहाँ पर आपको प्राइमरी चीज़ों को यूजफुल चीज़ों में बदलने की आवश्यकता होती है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो गया, वेवेज हो गया, बॉटलिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, शिप बिल्डिंग हो, ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तीसरा सेक्टर होता है आपका टेरिटरी सेक्टर, या इसको सर्विस सेक्टर भी कहीं कहीं बोला जाता है। इसमें आपका कोई प्रोडक्ट शामिल नहीं होता, इसमें केवल सर्विस शामिल होती है, जैसे आपका फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारी जॉब्स जो होती हैं ये आपके टेरिटरी सेक्टर में आती हैं और यू आर सरप्राइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का हमारे देश की इकोनॉमी में आज के दिन में है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी हु परफॉर्म, यानी कि आप कोई काम करते हो उसके बदले आपको पैसा मिलता है, या कोई ऐसी कार्य है जिसके बदले आपको प्रॉफिट होता है या आपको पैसा मिलता है, ये सारी मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो काम आप अपने लिए करते हैं जिसके बदले आपको पैसा नहीं मिलता और अपने कंजप्शन के लिए करते हैं, वो आपकी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। लेबर डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन। वुमेन का काम क्या होता है? लुक आफ्टर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, वो घर के सारे काम करती हैं। ड्यू टू लो एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन मोस्ट वुमेन वर्क इन लेस जॉब सिक्योरिटी एरियाज। हमारे देश में अभी भी जो वुमेन का साक्षरता अनुपात है, यानी कि जो एजुकेशन रेशियो है, वो अभी भी पुरुषों के अपेक्षाकृत कम है, जिसकी वजह से उनको लेबर जॉब ज़्यादा मिलती हैं, जिसमें उनको वेतन भी कम मिलता है, सैलरीज कम मिलती हैं
और जॉब सिक्योरिटी भी उनकी प्रॉपर नहीं होती। दूसरी तरफ मैन, वो उनको महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता है और वो फील्ड में बेसिकली काम करने के लिए मैन का ही आप ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट। इट मेजर अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव, यानी कि आपके 7 साल से और उससे अधिक की उम्र में, यानी कि 7 साल से ऊपर की जो आपकी एज के लोग हैं और जो कितने पढ़े लिखे हैं, वो आपका लिटरेसी रेट होता है। हेल्थ क्या होता है, इसमें आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी दिखाई जाती है, जो एवरेज पर्सन कितनी उम्र जीते हैं, वो उसमें आपका हेल्थ में आपका काउंटेंसी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आती है। स्किल फॉर्मेशन कैन बी एक्वायर्ड बाय गिविंग ट्रेनिंग, लेबर फोर्स बजट 2020-21 एलोकेट 3000 करोड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि 2020-21 में 3000 करोड़ का प्रावधान था सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जाहिर सी बात है, यदि आदमी एजुकेटेड होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। इट इज़ अ राइट एंड ऑल्सो नीडेड फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। यदि आदमी एजुकेटेड होगा तो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, प्रमोट कल्चर रिचनेस, यानी कि हर तरह से वो आपकी सोसाइटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा यदि आदमी पढ़ा लिखा है तो। लिटरेसी रेट इंक्रीज डे बाई डे। लिटरेसी रेट हमारा देश का इंप्रूव कर रहा है। 1951 में 18% था, 2010-11 में 74% था और 2023 में 77% हमारा हो गया 77%। मेल लिटरेसी रेट 16.6% हायर देन फीमेल। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पुरुषों का साक्षरता रेशियो जो होता है महिलाओं से ज़्यादा होता है, 16.6% ये ज़्यादा है। अर्बन लिटरेसी रेट गांव की अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, ये 16.1 ज़्यादा है आपका गांव से। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरला में 94% और सबसे कम है बिहार में 62% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। गवर्नमेंट एक्शन ऑन एजुकेशन, वोकेशनल स्कीम्स डेवलप, यानी कि वो आपको कई विभिन्न प्रकार की स्कीम से आपका एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं। – 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया था और एक्सपेंडिचर एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी जो हमारा था 1950-51 में 0.64% था मात्र, जो 2015 और 16 में 3% जीडीपी का हमने सैंक्शन, हमारी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था। डिफरेंट समय समय पर स्कीम भी लॉन्च करते रहते हैं, जैसे एक SSA आई थी, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आई थी। RMSA आई थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 मार्च में लॉन्च हुई थी। तो एजुकेशन के लिए डिफरेंट स्कीम्स हमारे यहाँ लॉन्च होती रहती हैं। ट्रेंड इन लिटरेसी रेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि देश में आज़ादी के बाद, ये आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ है, देख सकते हैं आप, जिसमें आपका पर्सन्स का और मेल और फीमेल का रेशियो दिखाया गया है। ये दिन पर दिन इम्प्रूव कर रहा है हमारा, लेकिन यदि आप 2017 और 18 में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा गिरावट आई है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, 1950-51 में जो हमारे 750 कॉलेजेस थे, 30 यूनिवर्सिटी थी, 2,63,000 स्टूडेंट्स थे और 24,000 टीचर थे। 2015-16 में अब जाकर 41,435 कॉलेज हो गए हैं, 753 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं और आपका 2,84,84,741 स्टूडेंट हो गए हैं और आपका 14,38,000 टीचर्स हो गए हैं और ये दिन पर दिन हमारे बढ़ रहे हैं। ये आप देखेंगे प्रॉपर ग्राफ है। और यदि बात हम करते हैं 2019-20 की, तो 44,374 कॉलेजेस हैं, 1236 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपका 3,82,75,207 स्टूडेंट्स हैं और 12,07,204 हमारे टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस मिलाकर। अब बात करते हैं हेल्थ की। इट इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट ऑल्सो एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, इन्फ्लेंट मॉर्टलिटी रेट, डेथ रेट, यानी कि आपका मॉर्टलिटी रेट और डेथ रेट इसमें काउंट होता है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में।
Improvement in the health of population is a top priority for our government. Health infrastructure includes hospital, doctor, nurse, and other paramedical professionals, bed, equipment required in hospital, and well-developed pharmaceutical industries. Should be accessible to all people. सभी लोगों की पहुंच में होना चाहिए ये। आपके सामने एक स्क्रीन पर एक चार्ट है जो 2014 से लेकर 19 तक जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, बेड्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जो डे बाय डे हमारा बढ़ रहा है वो आपका शो हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन ऑन हेल्थ फैसिलिटीज, नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था 2013 में टू एनेबल इनइक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। स्वच्छ भारत अभियान मिशन यूज हुआ था हमारा अक्टूबर 2014 में, अटेंडिंग एन ओपन इन्फेक्शन फ्री इंडिया, यानी कि खुले में शौच करने का, इसमें लोगों को शौचालय बनवा कर दिए गए ताकि खुले में शौच ना करें और स्वच्छता हमारे देश में बढ़े ताकि बीमारियां भी हमारे देश में ना हो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1.15% ऑफ जीडीपी टू 2.25% ऑफ जीडीपी बाई 2025, यानी कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम जीडीपी का 2.5% कर दें, जो अभी हमारा 1.15% है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी एग्जिस्ट वेयर पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 50-59 ईयर्स इन विलिंग टू वर्क एंड गोइंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड जॉब। 1500 से लेकर 59 साल तक के लोगों के पास जिनके पास जॉब नहीं है उनको बेरोजगार कहा जाता है। इट लीड टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर, ये हमारे देश की मैन पावर का वेस्टेज माना जाता है, जिससे गरीबी बढ़ती है और इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती है हमारी। बेरोजगारी कितनी तरह की होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, पहले डेफिनेशंस इसकी देख लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि सपोज जैसे आपने खेती का आपके यहाँ काम है, आपने खेती के टाइम पर अपने फार्म में लोगों को जॉब दे दिया, आपकी खेती कट गई, उसके बाद वो लोग, उनको जॉब चली गई, अब वो लोग खाली बैठे हैं और उस टाइम उनको कोई जॉब नहीं मिलती, तो इस टाइप की जो बेरोजगारी होती है वो सीजनल होती है। डिसगस्टेड, जहाँ कम आदमियों की आवश्यकता और ज़्यादा आदमी उस काम पर लगा रखे हैं, वो आपका डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं और उनको सूटेबल जॉब नहीं मिलेगा, उनका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर में क्या सिनेरियो है? मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर, 54.6% ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 54.6% जो हमारी लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब उनको मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या मिलता है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एब्जॉर्ब द मोस्ट लेबर फोर्स इन सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में 2014 में जो रेशियो था वो 28.7% था, जो हमारा की ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स आती हैं। इसके लिए हमको डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को का डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। लोन्स की जो फैसिलिटी है वो इजी बनानी पड़ेगी हमारे यहाँ, ताकि लोन्स हमको देकर इजीली मिल सके लोगों को और वो अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकें। और एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जिस पर सरकार हमारे काम कर रही है, डिफरेंट स्कीम्स लाती रहती है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो और आगे सेशंस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।